आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। कभी आपने सोचा कि आखिरकार ये 4 ब्लॉक क्यों होते हैं? अब बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो एलिमेंट्स को पीरियड वाइज याद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कैसे याद रखते हैं? पीरियड वाइज। गलत करते हैं। वो कैसे रहती है? अगर आपको एलिमेंट ग्रुप वाइज याद हो। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब मेरे प्यारे प्यारे च्याऊ म्याऊ, गुच्चू पुच्चू, लाला लाली, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब कुछ कहेंगे सर पढ़ाई तो अच्छी चल रही है लेकिन पेन बहुत देती है, तो बेटा उस पेन को ही कम करने के लिए हम लोग लाए हैं पेन किलर सीरीज। तो स्पेशली अगर मैं अब अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इनऑर्गेनिक की, जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं, तो भाई मैंने सभी टॉपिक्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए। यानी कि कहने का मतलब है मैंने इसमें भाई थोड़ा सा थ्योरी का भी तड़का लगाया है, प्लस साथ के साथ क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यानी कि क्वेश्चन भी शेयर करने वाला हूं, थ्योरी भी शेयर करने वाला हूं। थ्योरी जहां आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी, वहीं पे क्वेश्चन आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा कि भाई आप आखिरकार इस समय कॉन्सेप्ट के मामले में, नॉलेज के मामले में कहाँ स्टैंड करते हैं, बोले तो कितने पानी में है। तो आइए बेटा शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो है भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब लगता तो यह है कि अरे यार ये तो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें तो क्या ही होगा, ये तो अपन इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन तो ऐसे ही कर देंगे। तो बेटा लाइफ में कभी भी किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या इस टॉपिक में हमें सीखने को मिला है। चलिए, सबसे पहले बात आती है बेटा मोज़ले की। मोज़ले ने जब अपना एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पहले का जो दौर था, पहले का जो एरा था, वो क्या था कि धनाधन सब अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल लाए जा रहे थे और सबने किस पे फोकस किया हुआ था? एटॉमिक वेट पर फोकस किया हुआ था। मोज़ले आया, बोले बस करो यार, बस करो, कितना एटॉमिक वेट पे फोकस करोगे? मेंडलीव को ले लो, डोबिनियर को ले लो, प्राउड्स को ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो, जिसको ले लो, हर कोई एटॉमिक वेट के पीछे भाग रहा था। बोले बस करो यार, बस करो, थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज करो। टीचर होते हैं ना, कहते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी अप्रोच चेंज करो। तो बोले थोड़ी सी आप अपनी अप्रोच चेंज करो। बोले क्या अप्रोच चेंज करें? बोले बहुत हो गया एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर को फॉलो करो। और इसने वही प्रिंसिपल दिया जिसको आगे जाके सबने फॉलो किया। वो क्या प्रिंसिपल था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब है अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो एक रेगुलर इंटरवल में जो एलिमेंट्स एक जगह आकर के अरेंज होंगे वो सब ऑलमोस्ट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले होंगे। और इसके लिए इसने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, उनकी सरफेस पर क्या किया बेटा? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या मिली बेटा? एक्सरेज मिली। और उसने क्या किया? इनकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया, तो फ्रीक्वेंसी में एक रेगुलर चेंज आता हुआ दिखाई दिया। क्या आता हुआ दिखाई दिया? रेगुलर चेंज आता हुआ दिखाई दिया। बोला कि एटॉमिक नंबर को फॉलो करो, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सारे पेन दूर हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम बचेगी नहीं। बोले इसके लिए करना क्या है? मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? इसका कोई प्रूफ है? बोले हाँ आओ बताए देते हैं। उसे क्या किया? 2 ग्राफ प्लॉट किए। कितने ग्राफ प्लॉट किए बेटा? 2 ग्राफ प्लॉट किए। एक ग्राफ जो था वो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट के बीच में था, और एक ग्राफ जो था वो था बेटा फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। आप देखिए उसने क्या किया, उसने 2 ग्राफ लिए, कंपेयर किया। भाई प्रूफ करना था कि देखो एटॉमिक नंबर ज्यादा बेस्ट है, किससे? एटॉमिक वेट से। तो उसने क्या किया? 2 ग्राफ प्लॉट किए, दोनों में ही क्या किया बेटा? एक स्ट्रेट लाइन बताई। क्या मतलब सर स्ट्रेट लाइन? देखिए एटॉमिक वेट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा है, हाँ, तो ये किसकी लाइन हो गई बेटा?
एटॉमिक, बात समझ में आ रही है, एटॉमिक वेट की, और एटॉमिक नंबर को उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया। तो ये लाइन किसकी हो गई लाला, एटॉमिक नंबर की। अब उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, लेकिन वहां पे जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मिला वो कैसा मिला, जरा ध्यान से देखना। कैसा मिला, ऐसा। इन डॉट्स को मिलाए देते हैं, ये देखो कैसा ग्राफ मिला, जिगजैग टाइप का ग्राफ मिला। और ये ग्राफ किसका था बेटा, ये ग्राफ था हमारी फ्रीक्वेंसी का। ये ग्राफ कब मिला, जब मिला कि इसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को लिया। अब जरा यहां पे भी देखे लेते हैं कैसा ग्राफ मिला। यहां पे मिला बेटा ऐसा, लाइक दिस। एंड अंडरस्टूड है कि अगर आप इसको मिलाओगे, ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ सर बिल्कुल मिलेगी, पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसने कहा कि यार अगर आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोगे ना, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एनालिसिस करना, स्टडी करना काफी आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो भैया फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड सही नहीं है। यहाँ पे एक रेगुलर मतलब प्लॉट हमें नहीं मिल रहा, रेगुलर ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो ये बात सबको क्या की बेटा, अपील की। तो मोजले का ये जो कॉन्सेप्ट था, बस यूं मान लो कि सबको बहुत ज्यादा अपील कर गया, सबको बहुत ज्यादा अपील कर गया। अब किनको बहुत ज्यादा अपील कर गया, इस पे भी आएंगे। पहले जरा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे लेते हैं। मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका हो या आए, तो कैसे आप इसको डील करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट मोजलेस एक्सपेरिमेंट, बात समझ में आ रही है। तो मोजले ने जो बेसिकली प्रिंसिपल दिया था, हम उसको फॉलो करेंगे, और वो प्रिंसिपल था एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख करके। एटॉमिक वेट को तो उसने गलत प्रूफ किया था, तो हमारे लिए सही क्या है, एटॉमिक नंबर। तो भाई एटॉमिक नंबर सही है, तो ए और सी तो वैसे भी गलत हो गए, हाँ बचा क्या, बी और डी। तो नो डाउट इन इट, आपको भी दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन इज बेस्ट, डी ऑप्शन इज बेस्ट। आगे अब जरा इस क्वेश्चन पे फोकस करो। यहां पे इसने दिया है, मोजले ने एक क्या किया, एक्सरे स्पेक्ट्रा का क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस किया। किसके, एक्सरे स्पेक्ट्रा का, एलिमेंट्स का। तो बताइए कौन सा ग्राफ है जो उसको सही तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई सीधी सी बात है कि नो डाउट इन इट, वो फ्रीक्वेंसी और आपका क्या है, Z बोले तो एटॉमिक नंबर, यानी कि यही जो ग्राफ है ये सही तरह से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि मोजले जो है इस तरह के उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि ग्राफ का प्रेजेंटेशन बताइए या फिर n की वैल्यू बताइए, कैसे भी मतलब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, हुआ क्या, मैंने कहा ना कि उस जमाने में बहुत ज्यादा चल रहा था कि एटॉमिक वेट को फॉलो करना है, एटॉमिक वेट को। आजकल भी तो होता है ना, आप देखते होंगे किसी पे भी इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे कभी भी कोई भी चीज ट्रेंड करने लगती है ना। तो उस समय भाई साहब एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था। तो उस समय क्या हुआ, मोजले ने कहा देख भाई, मेंडलीव को बोला, याद रखना भैया ओनली फॉर फन, मजाक के लिए बात कर रहे हैं, हाँ। तो मोजले ने क्या किया बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसे कहा देख भाई मेंडलीव, तूने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, किसके ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर। मेरी बात मान, ये देख मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तू एक काम कर, तू क्या कर, तू फोकस कर एटॉमिक नंबर पर। अब ये बात मेंडलीव को पसंद आई नहीं आई, समझ आई नहीं आई, उसका तो पता नहीं, लेकिन भाई 4 लोग चुपचाप कान लगा करके सुन रहे थे। उन 4 लोगों को बहुत ज्यादा ये चीज पसंद आ गई, ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ गया कि एटॉमिक नंबर को फॉलो कर करके जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाया जाए। तो वो काम किस किसने किया, रैंग, बोहर, वर्नर और ब्यूरी, इन सब ने मिलकर के किया। ये बात समझ में आ रही है, इन सब ने मिलकर के क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। तो प्रिंसिपल किसका था, दिमाग किसका था, सोच किसकी थी, मोजले की। लेकिन कॉन्सेप्ट किसका था, कॉन्सेप्ट तो इनका था, लेकिन बनाने का काम किनका था, इन 4 का। तो आइए कैसे क्या, ये है बेटा हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
जिसके बारे में हम अभी बहुत अच्छे से सुनने और समझने वाले हैं। तो जरा ध्यान से और अच्छे से मेरी बातों को सुनना और समझना, ठीक है? जैसे कि आपने देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। कभी आपने सोचा कि आखिरकार ये 4 ब्लॉक क्यों होते हैं? आपने देखा होगा 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। कभी आपने सोचा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स ही क्यों होते हैं? तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करती हैं। कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं? कभी आपने ये सोचा भाई कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्या ये याद रखने की चीजें हैं? नहीं, इन सब के पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन सब के पीछे क्या छुपा हुआ है? कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। बोले सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा? आइए मैं आपको बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, मन में पहला क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल कितने हैं बेटा? 4। एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक और एक है एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स आज तक मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। जिस तरह से मैंने लिखा है, क्या ये आपको क्वांटम नंबर में एजीमुथल क्वांटम नंबर की फील नहीं दे रहे, याद नहीं दिला रहे? हाँ सर, याद तो दिला रहे हैं। 4 सबशेल। आज तक आपने जितने भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, आपने नोटिस किया होगा केवल उसमें 4 सबशेल ही यूज हुए हैं, एस, पी, डी और एफ। तो इसलिए आज तक 4 ब्लॉक ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आए हैं। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्यों? आपने शेल का नाम तो सुना होगा। हाँ सर, सुना है। 1 2 3 4 5 6 7। जब आप ऑफ बॉ प्रिंसिपल बनाते हैं तो याद करिए आप 7 शेल्स के ही बारे में बनाते हैं, ना 8 के बारे में बनाते हैं, ना 9, ना 10, ना 5, ना 6। कितने के बारे में बनाते हैं? 7 के बारे में। क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनका कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन बना लो, 1 से लेकर के 118 तक, 120 तक, जहां तक का भी आपको बनाना है, अभी तक आई रिपीट 1 से लेकर के कहां तक? 118 तक, 118 तक, जहां तक अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, अभी तक जहां तक डिस्कवर हो चुके हैं बेटा, केवल और केवल 7 शेल यूज होते हैं 1 से लेकर के 118 तक। कितने शेल यूज होते हैं? 7 शेल। तो 7 शेल यूज होते हैं तो 7 पीरियड बन गए। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल कितने होते हैं बेटा? 18। अब आप बोलेंगे 18 ग्रुप क्यों होते हैं बेटा? ये एस दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये डी दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये पी दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। बेटा एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस सबशेल में। डी में कितने आते हैं? सर 10 आते हैं। और पी में कितने आते हैं? सर 6 आते हैं। तो बेटा सब मिलाकर के कितना हो गया? 18 सर। इसीलिए 18 ग्रुप्स पड़ गए। कितने ग्रुप्स पड़ गए? 18 ग्रुप्स पड़ गए। मान लीजिए कि अगर मैं कहूं लास्ट इलेक्ट्रॉन NS में आ रहा है और इस तरह से मैंने लिख दिया NS1, यानी कि ये S ब्लॉक के पहले ग्रुप में आ रहा है। मान लीजिए कि मैंने इसको NS2 लिख दिया, तो समझ जाना कि ये S ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में आ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख करके हम बता सकते हैं कि वो कहां पे आ रहा है और कितने आ रहे हैं। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस ब्लॉक के किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक के किस ग्रुप का है। NS1 बोला तो S ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, NS2 बोला तो वो S ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है। ये भी हम अभी आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी लॉजिक है? जी हाँ, इसमें भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है?
आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे नंबर ऑफ शेल लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है भाई। अब यहां पे इनके आगे सबशेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबशेल लिखेंगे। लेकिन सबशेल लिखने से पहले जरा यहां पे एक चीज नोट कर लीजिए, क्या कि एस और पी के लिए एन की वैल्यू एन ही होती है, डी के लिए एन माइनस वन होती है और एफ के लिए एन माइनस टू होती है। क्या मतलब सर? समझ में नहीं आया। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब। अगर आप फर्स्ट शेल की बात करें, किसकी बात करें? फर्स्ट शेल की बात करें, तो बेटा याद करो उसमें केवल एस सब शेल होता है। हाँ सर। सेकंड में क्या होता है? सर एस और पी होता है। ओके। फिर थर्ड में क्या होता है? सर एस और पी होता है। हाँ या ना? भाई आपने ब्लॉक केमिस्ट्री, सॉरी, आपने ये तो देखा ही हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है, नहीं देखा है? हाँ सर देखा है। ये क्या है? फर्स्ट। ये क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। हाँ या ना? अब देखिए, बहुत ध्यान से देखना, अगर आप फर्स्ट पीरियड के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं तो केवल उसमें एस सबशेल होगा। अगर आप सेकंड और थर्ड पीरियड के किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं तो उसमें एस और पी ये दो ही सबशेल यूज हो रहे होंगे। आप बना करके देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप फोर्थ और फिफ्थ का बना रहे हैं तो उसमें नो डाउट इन इट एस, डी और पी सबशेल यूज हो रहे होंगे। अगर आप सिक्स सेवेंथ का भी बनाना शुरू कर रहे हैं तो उसमें एस, डी, पी, एफ सब यूज हो रहे होंगे। तो आइए जरा इसी बेसिस पे हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में, ठीक है ना, जब भी किसी भी एलिमेंट का बनाते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन तो केवल क्या यूज होता है बेटा? एस यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? एस यूज होता है। अरे हाँ या ना? जस्ट ए सेकेंड। क्या यूज होता है? एस यूज होता है। सेकंड वाले में क्या यूज होता है बेटा? एस और पी। थर्ड वाले में क्या यूज होता है? एस पी। फोर्थ वाले में क्या होता है? एस, डी और पी। पहले एस वाले यूज होते हैं, फिर डी वाले यूज होते हैं, फिर पी वाले होते हैं, जैसे अपन ने एलिमेंट अरेंज किए हैं वैसे ही। देन यहां पे क्या होता है बेटा? एस डी पी। यहां पे क्या होता है? एस एफ डी पी। यहां पे भी क्या होता है? एस एफ डी पी। आप चाहें तो इनको एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे भी देख सकते हैं। क्या मतलब सर? फर्स्ट पीरियड में केवल और केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, सेकंड में एस और पी के होते हैं, थर्ड में भी एस और पी के होते हैं, फोर्थ में क्या होता है? एस, डी और पी के होते हैं, फिफ्थ में भी एस, डी, पी के होते हैं, फिर सिक्स सेवेंथ में क्या होता है? एस, डी, पी के तो होते ही हैं, बीच में एफ की भी एंट्री हो जाती है। सब वो तो सब सही है। इसका क्या मतलब है? आइए मैं आपको बताऊं। क्या बोला? एस और पी के लिए एन की वैल्यू एन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 1, तो भाई यहाँ पे 1 लिख दो। यहाँ पे क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। यहाँ पे क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ पे क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। लेकिन डी के लिए क्या बोला? एन माइनस 1, तो यहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ पे ये क्या है? 5, तो 5 लिख दो। ये क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे क्या है? 6, तो 6 लिख दो। ये क्या हो जाएगा? 5, और ये तो क्या रह जाएगा? 4। यहाँ पे क्या लिख दो? 7 लिख दो। क्या लिख दो? 7 लिख दो। ये क्या हो जाएगा? 6, और ये क्या रह जाएगा? 5। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि 100 बातों की एक बात, हमने क्या किया? सबशेल्स को, या यूं कहिए इस तरह से अरेंज कर लिया जिस तरह से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में क्या है? डी ब्लॉक। ये बात समझ में आ गई? अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं। क्या पता करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं। कैसे पता करेंगे? ये देखो, सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं। बेटा एस सबशेल कितनों में है? सर 7 में है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2 आ सकते हैं। तो 7 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया? 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। पी कितनों में है? पी कितनों में है? पी है टोटल 6 में, तो भैया कितना हो गया? 36 हो गया। क्यों? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 6 पीरियड्स में प्रेजेंट है, तो 6 इंटू 6 36। आगे डी को देखिए, कितनों में है? सर डी एक तो यहां पे 3 से चालू हो रहा है, तो कितनों में है? 4 में। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 10 आ सकते हैं। 40 एलिमेंट्स हो गए। और एफ, सर वो तो केवल 2 में ही है, 4f 5f,
और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14, तो टोटल कितने हो गए 28। चेक कर लो, इतने इतने एलिमेंट यूजुअली एस सब शेल सॉरी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बोलें सर एस ब्लॉक में तो 13 एलिमेंट पाए जाते हैं ना सर, आपने तो 14 बता दिए। बेटा हीलियम, जो बात को समझिएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब दी गई तो वो केवल एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख करके ही नहीं दी गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान में रख करके दी गई। एटॉमिक नंबर के अलावा और किसको ध्यान में रख के दी गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान में रख करके दी गई। ये बात समझ में आ रही है? तो हीलियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एस ब्लॉक का पार्ट है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो पी ब्लॉक का पार्ट है। वो दोनों में काउंट होता है। हीलियम की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन की भी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, वैसे ही हीलियम की भी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। अब आइए जरा देखते हैं किसने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देने में तो सभी थे, लेकिन इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने वाला कौन था? एक तो हमारे रैंक साहब थे और एक कौन थे? वर्नर। इन दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छे से डिजाइन किया। किस पर बेस्ड है? अभी अभी मैंने बताया एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर पर बेस्ड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। बेसिक प्रिंसिपल मोजले का दिया हुआ है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कितने पीरियड होते हैं भाई? 7 और ग्रुप कितने होते हैं? 18। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब ये मैं आपके लिए विद क्या कहते हैं एलिमेंट्स लाया हूं विद निमोनिक्स, ठीक है ना। हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये सब आपको पता होने चाहिए। अब बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो एलिमेंट्स को पीरियड वाइज याद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कैसे याद रखते हैं? पीरियड वाइज। गलत करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्यों? पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, या यूं कहिए पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आसानी रहती है, वो कैसे रहती है? अगर आपको एलिमेंट ग्रुप वाइज याद हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हो सकता है बहुत से बच्चों ने आज तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए भी होंगे, तो वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि हाँ बात तो सही है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, वो क्वेश्चन नो डाउट इन इट, अगर एलिमेंट मुझे ग्रुप वाइज याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुझे हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ग्रुप वाइज एलिमेंट याद है, आई रिपीट, कैसे याद है? ग्रुप वाइज, तो एटॉमिक नंबर तो मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो 1 से लेकर के 118 तक का कैसे भी बता दूंगा। अब आप बोलेंगे सर उसके पीछे क्या मैजिक है, कैसे बता देंगे? तो बेटा उसके पीछे मैजिक है क्या? मैजिक नंबर। अब वो क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आपके लिए निमोनिक्स है भाई, ये देख लेना, ठीक है ना। और मैजिक क्या है, मैजिक नंबर, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आइए जरा देखे लेते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं किनको बोला गया है? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए। किसमें आए बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आए? एस ऑर्बिटल में आए। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 और 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं? 2। इसीलिए नंबर ऑफ ग्रुप भी कितने हैं? 2। फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स बोला जाता है, सेकेंड ए ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब यहां पे ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? ऑक्सीडेशन की। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, ये +1 शो करते हैं। सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं? +2। एक हमारा हाइड्रोजन है जो है कि मानता ही नहीं। क्या मतलब सर? ये दोनों ऑक्सीडेशन शो करने में कैपेबल है, -1 और +1। -1 किसके साथ शो करता है बेटा? विद मेटल। और +1 किसके साथ शो करता है? विद नॉन मेटल।
ये बात समझ में आ गई, विद मेटल और विद नॉन मेटल। इसके पीछे अगर आप लॉजिक सोचना चाहेंगे तो लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ रखी होगी बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिसाइड करती है। अगर देखिए मेटल के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन भारी पड़ेगा ईएन के मामले में, तो वो -1 हो जाएगा, और नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो फिर नॉन मेटल भारी पड़ेगा तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाएगा, तो वो +1 हो जाएगा। तो अगर ये मेटल है और वो नॉन मेटल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ये बात समझ में आई। अब हमें देखना है, देखिए क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था और अभी वापस आ गया है। अब ये देखिए मैं साइड में हो गया हूं और आप देखिए कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी से देखिए कितने स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। तो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके देख लिए होंगे। आइए देखते हैं। फ्रांशियम और रेडियम क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं? यस। हाइड्रोजन एक गैसियस एलिमेंट है? हाँ है। सीजियम और फ्रांशियम की बात करें, किसकी बात करें, सीजियम और फ्रांशियम, क्या लिक्विड में मिलते हैं? हाँ। क्या हाइड्रोजन नटोरियस एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? हाँ, क्योंकि पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है। क्या हाइड्रोजन एक हल्का एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है? हाँ। क्या एफआर यानी कि फ्रांशियम एक लिक्विड एलिमेंट होने के साथ साथ रेडियो एक्टिव है? हाँ। तो ये वो पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको एस ब्लॉक में पता होने चाहिए। अब जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना, आप चाहते हैं कि आपको एटॉमिक नंबर याद भी ना करने पड़े और एटॉमिक नंबर आप कभी भी जरूरत पड़ने पे फाइंड आउट कर भी लें, तो उसके लिए जरूरी है एक मैजिक को जानना, और वो मैजिक है मैजिक नंबर। क्या मतलब सर? देखिए ये होता है मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर होता है। अब मान लो कि अगर आपने एलिमेंट को ग्रुप वाइज याद किया हुआ है, हे, ली, ना, की, रब, ते, फरियाद, तो बेटा मैजिक नंबर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, मैजिक नंबर की हेल्प से मैं हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकता हूं विद इन सेकेंड्स। मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब 1 + 2 करिए, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 प्लस 3 प्लस क्या करिए, 8 करिए, कितना हो गया? 11 हो गया। 11 + 8 करिए, कितना हो गया? 19 हो गया। 19 + 18 करिए, 19 + 18 करिए, 37 हो गया। अरे हाँ या ना? 37 + 18 दोबारा से करिए, 55 हो गया। 55 + 18, बात समझ में आ रही है? दोबारा से करिए, कितना हो गया साहब? 87 हो गया। सॉरी, 15 + 55 + 32, तो कितना हो गया? 87 हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो 100 बातों की एक बात, आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या किया, याद कर लिया ग्रुप वाइज, और एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर की हेल्प से निकाल लिया। तो इसमें अब मुझे जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े एटॉमिक नंबर को याद करने की, तो कुछ तो एटॉमिक नंबर याद करने चाहिए। हाँ बेटा, वो कौन से? 1 से लेकर के 30 तक के एटॉमिक नंबर आपको पीरियड वाइज याद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 कहां तक? अप टू 30। लेकिन इसके बाद एक भी एटॉमिक नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेके 30 तक, आई रिपीट, 1 से लेके 30 तक के याद होने चाहिए। बाकी तो आप बड़े आराम से कर ही लोगे अगर आपको एलिमेंट ग्रुप वाइज याद है। अब इस मैजिक नंबर में एक चीज है ध्यान रखने वाली, क्या? सेकेंड ए ग्रुप है, हाँ, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है ना, बेरियम है, रेडियम है, हाँ या ना? तो भाई ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 और 3 6, 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। जरा ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नेमोनिक्स भी लिखे हुए हैं। अरे हाँ या ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं लाला? 6 एलिमेंट्स हैं। तो मैजिक नंबर अब यहाँ पे 6 नहीं काम आएंगे, कितने काम आएंगे? 5। हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उससे एक कम मैजिक नंबर रखना।
और वो जो एक मैजिक नंबर कम करना है वो कहां से करना है, आगे से, लाइक दिस। यानी कि यहाँ पे अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो मैजिक नंबर कितने यूज होंगे, 5। और मैजिक नंबर अगर 5 यूज होंगे तो भाई 5 आखिरी वाले यूज होंगे, पहले वाले को उड़ा देना। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सोचो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है? अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। आंसर है बी। सर क्या बात कर रहे हो, बेरिलियम भी तो सर सेकंड ए ग्रुप का है। बेटा वो सेकंड ए ग्रुप का है, बट वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो सर वो क्यों? क्योंकि बेरिलियम क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है। आप अपनी एनसीईआरटी को उठा करके देख लीजिए, पुरानी एनसीईआरटी को उठा के देख लीजिए जिसमें एस ब्लॉक दिया हुआ था, आप उसमें देख सकते हैं जो साफ लिखा हुआ है कि बेरिलियम सेकेंड ए ग्रुप का पार्ट है, बट आप उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल सकते क्योंकि वो नेचर वाइज एम्फोटेरिक है। अब बात आती है बेटा पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में भी बेटा मैंने ग्रुप वाइज आप देखिए एलिमेंट्स को लिखा हुआ है, लाइक बैगन आलू गाजर एंड थैला, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, है ना। और नहीं पढ़ो ये न्यूज़पेपर आज सब बिके, ठीक है ना। और ओल्ड स्टाइल से टीपो, लाइक दैट, ठीक है ना। और ये देखो फिर कल बाहर आई आंटी, और ये देखो हीना नीना और करीना, 0 रन, लाइक दैट। तो ये आपको निम्नलिखित मैंने बता दिए हैं, कुछ हेल्प कर दी है, आपको ये पता होने चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आइए जरा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, देखते हैं किसके, पी ब्लॉक के। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, अगर वो पी ब्लॉक का कहलाएगा तो कहां जाना चाहिए, पी ऑर्बिटल में जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, NS2 और NP126 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। पी सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, भाई 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, इसीलिए उसमें 6 ग्रुप हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं टोटल, 6 ग्रुप हैं। अब कुछ चीजें आपको बेसिक सी पता होनी चाहिए। मैं कहता हूं वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि इनमें से कितनी चीजें हैं जो आपको पता है। ठीक है, जैसे गैसियस एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो भाई नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और क्या है बेटा, नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस। लिक्विड एलिमेंट कौन सा है, लिक्विड एलिमेंट का बेटा गैलियम है और ब्रोमीन है। ये बात समझ में आ रही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, आफ्टर बिस्मिथ, आफ्टर बिस्मिथ। और मेटालॉइड कौन से हैं, तो कार्बन फैमिली में बेटा क्या है, जर्मेनियम, इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली में कौन है, सेलेनियम और टेलुरियम। मेटालॉइड को लेकर के भाई इतना बताने के बाद भी कंट्रोवर्सी होती है। अरे सर हमारी बुक में तो ये दिया हुआ है, सर हमारे सर ने तो ये बताया है, अरे उसने तो ये बोला है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। मैं कहता हूं सारे पॉइंट्स को साइड में रखो, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो। क्या बेटा, ये जो मेटालॉइड का मैंने सोर्स लिया है ये एनसीईआरटी से उठाया है। एनसीईआरटी में जो ब्लॉक केमिस्ट्री में जो चैप्टर दिए हुए हैं उनसे मैंने ये उठाया है, ये सोर्स मुझे वहां से मिला है। तो भाई एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे ना, हम एनसीईआरटी में दी हुई जो पीरियोडिक टेबल की फोटो है उसको फॉलो नहीं करेंगे, किसी ने क्या बोला उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो उसने थ्योरी में लिख करके दिया है हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये अगर कभी कोई आपसे बोले तो बोलना भैया यही होते हैं, सोर्स हमारा क्या है, एनसीईआरटी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, जिनको लगता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आराम से क्रैक कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत अच्छा है। जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। चलिए, अब तक सबने सोच लिया होगा। आइए, ग्रुप थर्ड ए क्या होता है बेटा, बोरॉन फैमिली होता है। क्या होता है, बोरॉन फैमिली होता है।
फोर्थ कौन होता है बेटा? कार्बन फैमिली होता है। फिफ्थ कौन होता है? नाइट्रोजन फैमिली होता है। सिक्स ए कौन होता है? ऑक्सीजन फैमिली होता है। बोरॉन फैमिली जो अरेंजमेंट बनाते हैं आइकोसाहेड्रल अरेंजमेंट होता है, यानी कि ये जो बोरॉन है इसका एक एलोट्रॉप होता है जो B12 के फॉर्म में पाया जाता है। अब B12 सुनते ही विटामिन के बारे में मत सोचने लगना, विटामिन की बात नहीं हो रही। B12 बोरॉन का एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। इसका एक एलोट्रॉप है जो B12 में पाया जाता है, एटॉमिसिटी उसकी कितनी होती है? 12। और वो एक आइकोसाहेड्रल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक बोरॉन ऊपर है, फिर 5 बोरॉन है, फिर 5 बोरॉन है, एंड देन वापस से एक बोरॉन है, 1 5 5 1। तो ऐसा अरेंजमेंट आइकोसाहेड्रल कहलाता है। तो ये कौन हो गया बेटा? आइकोसाजेंस हो गए। अब बात आती है कार्बन फैमिली की। किसकी? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली ज्यादातर क्या बनाते हैं बेटा? क्रिस्टल्स बनाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, BMF, हाँ या ना? क्रिस्टलोजेंस हो गए। नाइट्रोजन फैमिली की बात आती है बेटा, ये रिएक्शन के दौरान गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत ही बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, निकोजेंस हो गए। और ऑक्सीजन फैमिली के ज्यादातर एलिमेंट्स और बनाने में काम आते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? चैल्कोजेंस हो गया। ये बात समझ में आई? अब आप बोलेंगे सर एक तो रह ही गया, ये होता है बेटा जीरो ग्रुप, यानी कि नोबल गैस। क्या होता है बेटा? नोबल गैस। हेलोजन तो आप जानते ही हो, और ये हमारे क्या हो गए? एरोजेंस हो गए। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इसमें कभी भी ध्यान रखना, ये दो नाम अक्सर बच्चे जानते हैं, निकोजेंस और चैल्कोजेंस, रटा हुआ है, सोते पे भी पूछ लोगे तो बहुत से बता देंगे। भाई हर एक का पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर ना आपसे, ना मुझसे, ना किसी और से पूछ के नहीं बनाया जाएगा। पेपर में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अब बात आती है बेटा वही पी ब्लॉक की, एटॉमिक नंबर। तो मैजिक नंबर यूज करिए, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। तो कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? सब 5। तो मैजिक नंबर क्या होता है बेटा? 2 8 8 18 18 और 32, हाँ या ना? और यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? सब 5 हैं। तो कितने मैजिक नंबर यूज होंगे? 4। तो भाई 1 और ये 2 शुरू के उड़ा दो, कितने बचे? 4। लगा के देख लो, सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपके सामने होगा। अब बात आती है बेटा डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक भी आपको ग्रुप वाइज याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूं। और मैं तो कहता हूं डी ब्लॉक तो 100%, वैसे तो पूरी पीरियोडिक टेबल ही ग्रुप वाइज याद होनी चाहिए, डी ब्लॉक भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा 12th में एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन, और भी चैप्टर आते हैं सॉल्ट एनालिसिस। भाई कई क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रुप वाइज ही ध्यान में रख करके उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ा गया होता है। भाई एक बात बताओ, सीधी सी बात बताओ, मैं तो कहता हूं कुछ मत सोचो, सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दे दो। एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, हाँ सर किया गया। एलिमेंट ताकि कैसे अरेंज हो जाए? एक ही जगह हो जाए, एक ही जगह मतलब एक ग्रुप में आ जाए जो जो सेम प्रॉपर्टी रखने वाले हैं, हाँ या ना? तो भाई जब प्रॉपर्टी की स्टडी की जाती है तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, हाँ, वो ग्रुप वाइज आपको एलिमेंट पता होने चाहिए, तभी वो सॉल्व हो पाते हैं। आप ये देखेंगे जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, तो आपने उसमें ये चीज फील की होगी। याद करिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है। तो वहां पे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ग्रुप का खेल सबसे ज्यादा होता है। जिसको पता होगा कि एक ग्रुप में आने वाले कौन से एलिमेंट हैं, वो बड़े आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं ग्रुप वाइज पता होने चाहिए। तो भाई सब एक स्लाइड पे नहीं आ सकते थे, तो कुछ इधर हैं और कुछ आपको अगली स्लाइड पे मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने केवल 3 ट्रांजिशन सीरीज, कितनी ट्रांजिशन सीरीज? 3 ट्रांजिशन सीरीज पे ही मैंने फोकस किया है। ये बात समझ में आ गई? आगे तो बाय द एंड समरी इज दिस, डी ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है बेटा? डी ऑर्बिटल में एंटर होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 डी
1 to 10 और NS1 और 2। बात समझ में आई? थोड़ा नीचे लिखे देते हैं, वहां जगह कम पड़ गई, यहाँ पे लिखे देते हैं दिस इज N-1 D 1 to 10 और NS1 और 2। कभी कभी पैलेडियम जैसे केसेस में 0 भी हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन 1 और 2 आपको मानना है। नंबर ऑफ ग्रुप्स, भाई 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 10 ही ग्रुप भी होंगे। नंबर ऑफ सीरीज कितनी है? 4। एक होती है बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है, एक सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है बेटा, एक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है और एक फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज कितनी बोली जाती हैं? 4 ट्रांजिशन सीरीज बोली जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब वापस से वीडियो को पॉज करने का समय आ गया है और जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा। आइए देखते हैं। भाई साहब, जिंक, कैडमियम, मर्करी, फॉर योर का इंफॉर्मेशन, वॉलेटाइल मेटल कहलाते हैं। एक जमाना था जब बहुत रुपया पैसा हुआ करता था, कहते थे ना भारत, इंडिया, हमारा भारत सोने की चिड़िया होता था, हाँ या ना? तो भाई कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसों के तो मेटल के तो कॉइन चलते थे, तो इनको कॉइन मेटल बोल दिया। ये कुछ नोबल मेटल्स होते हैं, हर एक से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। लिक्विड स्टेट में पाया जाता है साहब मर्करी, ठीक है ना। टेक्नीशियम पहला एलिमेंट था, मैन मेड एलिमेंट, और अगर आपको मैक्सिमम डेंसिटी देखनी है तो वो ऑस्मियम की है। वैसे इरिडियम की भी होती है, दोनों की करीब करीब ऑलमोस्ट सेम होती है, पॉइंट्स में डिफरेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? ऑस्मियम को। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कहना क्या चाहता है? यानी कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आंसर इज ट्रू। क्या मतलब सर? देखिए, एक्चुअल में डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ये बात सही है, लेकिन हर एक डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। इसके पीछे बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा रीजन होता है कि अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, भले चाहे वो उसकी ग्राउंड स्टेट हो या एक्साइटेड स्टेट हो, कोई भी हो, अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है तो ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अगर उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं है तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, भले चाहे वो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों ना हो। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझें एग्जांपल से। कॉपर है, हाँ है। 3d10 4s1 होता है, हाँ होता है। क्या डी ऑर्बिटल कंप्लीट है? हाँ सब कंप्लीट है। कॉपर +1 को ले लीजिए, अभी भी 3d10 और 4s 0 है, हाँ है। कॉपर +2 को ले लीजिए, अब 3d10 नहीं 3d9 है और 4s 0 है। कहने का मतलब है कॉपर अपनी एक्साइटेड स्टेट में आके +2 ऑक्सीडेशन में आकर के क्या हो गया? डी ऑर्बिटल उसका क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। अब जरा जिंक को भी देखिए, D10 है, हाँ है। 4s2 है, हाँ है। यहाँ पे देखिए ये Zn2+ है, हाँ है। ये क्या है? ये भी D10 है, हाँ है। 4s 0 है, हाँ है। अब जिंक इसके आगे तो जा भी नहीं सकता, तो जरा दोनों में कंपेयर करिए। क्या? भले चाहे इसकी ग्राउंड स्टेट हो या एक्साइटेड हो, डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, लेकिन यहां पे आप देखिए आयनिक में आकर के डी ऑर्बिटल क्या है? इनकम्प्लीट है। तो भाई ये डी ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, जबकि वो केवल डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो डी ऑर्बिटल का इनकम्प्लीट होना जरूरी है अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहना चाहते हो तो डी ऑर्बिटल का इनकम्प्लीट होना जरूरी है। अब वही वाली बात है, मैजिक नंबर। तो मान लो जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है ना, कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? सब 3 दिखाई दे रहे हैं। मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है, नहीं होता है? कितने हैं? 3 है। मैजिक नंबर कितने चाहिए होंगे? 2। उड़ा दो भाई,
और आप देख लो ये 30 है, ये 48 है और ये 80 है। आप देख लीजिए ये मैजिक नंबर है। तो मैजिक नंबर जब हमें दिया हुआ है भाई, खुद ही मैजिक नंबर हमें दिया हुआ है, तो उसका फायदा उठाओ, उसका यूज करो। क्या जरूरत है कि हम अननेसेसरी एक एक एटॉमिक नंबर याद करने में लगे, वो क्लियर कट टाइम को वेस्ट करने वाली बात है। 100 बातों की एक बात। और ग्रुप वाइज याद रखोगे ज्यादा फायदे में रहोगे, क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व होंगे, बहुत काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा एफ ब्लॉक के मैंने दे दिए हैं, 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड सीरीज सीपी नंदू प्रसाद सिंह, इंग्लिश गाइड ट्यूशन देते हो, इंजीनियर तुम्हारे यहाँ लल्लू, और थापा यू नेपाली, पूरे आमचक भाई, क्यों इससे फिर मैं ना लड़ूं। ये आपको पता होने चाहिए, एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है? एफ ऑर्बिटल में आता है। किसमें आता है? एफ ऑर्बिटल में आता है। बात समझ में आई? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 और 1 और ns2। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, क्या जब भी आप लेंथेनाइड सीरीज देख रहे हो या एक्टिनाइड सीरीज देख रहे हो और आपको वहां पे डी में इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिख जाए, किसमें इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिख जाए? डी में इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिख जाए, ठीक है ना। और उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये जो एफ है ना, ये एफ, ये फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। एफ फुली फिल्ड नहीं है और डी में इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि एफ पूरा भरा नहीं और इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? डी में आ गया। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक तरह का क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। ये बात ध्यान रखना। तो लेंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज में एक्सेप्शन पहचानने का एक शानदार तरीका है। अगर अभी आपका एफ ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे नहीं है, एफ सबशेल पूरी तरह से भरे नहीं है और डी में इलेक्ट्रॉन आ गया है, समझ जाना कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है। लेंथेनाइड सीरीज कहां से कहां तक होती है? 58 से लेकर के 71 तक होती है। सर हमें तो बताया गया था सर 57 होती है। अरे भाई 58 से लेके 71 होती है। वो जो आप 57 कह रहे हो वो भाई डी ब्लॉक का मेटल है, उसको वहीं पे रहने दो। आगे एक्टिनाइड, एक्टिनाइड जो होता है बेटा वो 90 से लेकर के 103 होता है। सर ये भी हमने 89 पढ़ा था। भाई मेरे 90 से 103 होता है, उसी को फाइनल मानो। लेंथेनाइड बहुत कम पाए जाते हैं नेचर में, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा वापस से देखिए इनमें से कितने पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता है, और देख लीजिए ये वही पॉइंट्स हैं जो कभी भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं और ये पेन दे करके चले जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए कॉमन ऑक्सीडेशन की बात करें, चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, +3 होती है। ऐसा नहीं है कि ये +3 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन शो ना करते हो, करते हैं, मगर जैसा कि मैंने साफ लिखा है कॉमन की बात हो रही है, तो कॉमन तो दोनों में +3 होती है। इसके अलावा जैसे कि प्रोमेथियम की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, जस्ट ए सेकेंड। तो बेटा ये जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है, ओके, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी अगर लेंथेनाइड सीरीज में देखा जाए तो ये एक ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सिंथेटिक, ठीक है ना। आगे अगर बाय द वे मान लो एक्टिनाइड की बात की जाए तो वैसे तो सभी के सभी सिंथेटिक हैं, लेकिन शुरू के 3 थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम, थापा यू नेपाली, ये लाइक दैट, ठीक है ना, ये 3 के तीनों कैसे हैं? नेचुरल एलिमेंट है। अगर सबसे पॉइजनस की बात की जाए, मोस्ट पॉइजनस की, तो वो प्लूटोनियम है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें कभी भी पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन की बात की जाए, लेकिन कंडीशन अप्लाई स्टेबल या अनस्टेबल। अगर स्टेबल की बात की जाए तो +6, अगर अनस्टेबल की बात की जाए तो +7। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, +6 और +7। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पूछ लिया किसी ने, तो उससे ये बोलना भाई मैक्सिमम दो तरह की हैं, स्टेबल वाली बताऊं या अनस्टेबल। स्टेबल +6, अनस्टेबल +7, यानी कि जाने में +7 भी पॉसिबल है लेकिन वो अनस्टेबल है। और किन के थ्रू शो होती है? यूरेनियम और ये Np एंड Pu। अब बात आती है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएं तो मैं मानूं कि हाँ भाई बात में दम है, वजन है, ठीक है ना, आपकी प्रिपरेशन में दम है, तो मैं मानूं। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। ये एक तरह का कैडबरी शॉर्ट चैलेंज है भाई। कैडबरी शॉर्ट चैलेंज का मतलब ये है कि अगर बाई द वे मान लो आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो भाई मैं मुंह मीठा कराऊंगा। कहाँ? विक्ट्री सेलिब्रेशन में। ठीक है, मान लो आप नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, फिर तो कर ही लोगे। तो फिर जब आप विक्ट्री सेलिब्रेशन में आओगे तो फिर भैया आपको मुंह मीठा कराना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। दिस इज कैडबरी शॉर्ट चैलेंज। बात समझ में आ गई? तो आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स which should be theoretically present in 8th period of the modern long form of periodic table। देखिए हमें भी पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड हैं, 8 तो होते नहीं है ना। तो भाई ऐसे केस में कैसे पता किया जाए कि 8th पीरियड अगर होता तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते? तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सोबर फॉर्मूला है। क्या? n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, और एक फॉर्मूला है n+2 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2। ये मैथ्स मत लगा देना कि आप 2 को 4 से कैंसिल कर दें, ये काम मत करना। बात समझ में आ रही है? आप 2 को 4 से कैंसिल कर दें, ये काम मत करना। रीजन अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना है। देखिए, जब नंबर ऑफ पीरियड जो भी आपको दिया गया है अगर वो ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और अगर वो इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ऑड में ये फॉर्मूला, इवन में ये फॉर्मूला। ये बात समझ में आ रही है? आई रिपीट, ऑड में ये फॉर्मूला और इवन में ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो 2 यहां पे दिया हुआ है, ये जो 2 यहां पे दिया हुआ है बेटा, ये 2 जो है ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सर वो तो दो तो फिक्स ही होते हैं ना? नहीं, कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। क्या मतलब? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, विच शुड बी थ्योरेटिकली प्रेजेंट इन 9th पीरियड, ठीक है ना, ऑफ द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इफ ईच एकोमोडेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है भाई। कैसा क्वेश्चन है? हाइपोथेटिकल। तो ये फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला तो जो मैंने बताया वो यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो बेटा 2 ना रह करके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो उस समय जब ये 3 हो जाएगा तब ये संकट दे जाएगा। अगर आपने शुरुआत से ही मैथ्स लगा दी कि 2 को 4 से कैंसिल करके रखो ना यार, क्या दिक्कत है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर वहां पे कभी 3 आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 8th पीरियड है यानी कि वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 4 25 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि कितना हो गया? 50। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 9th है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई इसका जो आप क्या कहते हैं आंसर है, अगर वो कमेंट बॉक्स में दें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरे बताने से फ़ायदा नहीं होगा, आप बताएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक तरह से मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब बात आती है बेटा किनकी? डिमेरिट्स की या डिफेक्ट्स की। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ समस्याएं हैं। वो क्या है? जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी फिक्स नहीं है, हीलियम की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड बेटा अभी भी फिक्स पोजीशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समस्या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आज भी प्रॉब्लम देती हैं। ये बात समझ में आई? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट क्या?
बच्चे अक्सर भटकते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन हैं और उनको एक जगह वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती। आप लोगों ने भी कई बार सर्च किया होगा कि भाई किस-किस एलिमेंट में है, कैसे याद रखें, ये वो फलाना ढिमाका। तो मैंने क्या किया बेटा समराइज़ करके आपके सामने सारी चीज़ों को रख दिया है। किसी से भी अगर सोते पे भी आप पूछोगे कि भाई बताओ एक्सेप्शन बताओ, तो वो छूटते ही क्या बोलेगा? क्रोमियम कॉपर, तोते पे भी बोल देगा, क्योंकि उसको शुरू से रटवा दिया गया है, क्रोमियम कॉपर। लेकिन मैं कहता हूँ भाई एक्सेप्शन उसके आगे भी हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन में तो क्रोमियम कॉपर है ही, सेकंड ट्रांजिशन में 41 से 47 याद रखिए, 41 से 47, 43 को छोड़कर, किसको छोड़कर? 43 को छोड़कर। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 57, 78, 79, देन उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 89, 110, 111 में थोड़ा सा लोचा है। क्या मतलब सर? 111 में लोचा क्या है? किसी बुक में एक्सेप्शन दिया हुआ है, किसी में नहीं भी दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैंने डाउट लगा दिया है। आगे लेंथेनाइड सीरीज में ये और एक्टिनाइड सीरीज में ये, तो ये सारे एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब आप 12th में आओगे, जो भी बच्चे 12th में हैं या आएंगे, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी, कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर में बेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मतलब एलिमेंट्स यूज आते हैं, स्पेशली डी ब्लॉक वाले। तो वहाँ पे एक हमें एलिमेंट का एक्सेप्शन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि भाई उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या एक्सेप्शंस हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस हैं। तो ये हमें वहाँ पे पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगले टर्न पे बेटा अगले लेक्चर में कुछ और नई चीज़ों के साथ अपन मिलेंगे, है ना? बने रहिए, साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इनऑर्गेनिक में बहुत ही रिच लेवल के क्वेश्चन और रिच लेवल का कंटेंट मिलने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा एक चैप्टर था। अभी तो केमिकल बॉन्डिंग आना है, कोऑर्डिनेशन आना है, देन ब्लॉक केमिस्ट्री आनी है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स आने वाली हैं। बहुत शानदार चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले समय में। तो मिलते हैं बेटा, साथ बने रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट करना मत भूलना, वो याद करो जो मैंने क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं, कितने फाइंड आउट हुए। ओके, तो मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय।